Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Eddie. Today we will discuss about a topic that is Bragg's law. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि Bragg's law is the principle of X-ray diffraction and how it helps us to determine the crystal structure. आज हम देखेंगे कि ब्रैग्स लॉ को किसने प्रपोज किया और इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसकी डेरिवेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो हिस्ट्री में बता दूं कि ब्रैग्स लॉ वाज प्रपोज्ड बाय अ फादर एंड अ सन. फादर नेम वाज विलियम हेनरी ब्रैग, WH ब्रैग इसको कहते हैं, एंड सन्स नेम वाज WL ब्रैग यानी विलियम लॉरेंस ब्रैग. तो इन्होंने 1913 में ये ला दिया था और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1915 में. ओके, ब्रैग्स लॉ है क्या? इसकी दो कंडीशंस है. ब्रैग्स लॉ कहता है कि जब ये एक्सरे इंसिडेंट होती है किसी भी क्रिस्टल के ऊपर तो यहाँ से हमने सरफेस लेवल पे हम यही कहते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो इसका इंसिडेंट एंगल इसके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, हमें पता है कि ये जो एक्सरेज आ रही है यहाँ पे, इन एक्सरेज की वेवलेंथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए. क्रिस्टल में जो एटॉमिक लेयर्स हैं उन लेयर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतनी ही वेवलेंथ एक्सरे की होनी चाहिए. ओके, तो अगर ऐसा है, ब्रैग्स लॉ ये कहते हैं कि अगर ऐसा है कि द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी ये जो एटॉमिक लेयर्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, if the interatomic distance between the layers of atoms in a crystal is equal to the wavelength of X-rays, then there will be constructive interference. तो वहां पे फिर constructive interference होनी चाहिए. हमें पता है इंटरफेरेंस की दो टाइप्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. तो अगर ऐसे हो कि दो वेव्स के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ब्रैग्स लॉ कहता है कि भाई फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए. ये दो इसकी कंडीशंस है ब्रैग्स लॉ के. दो हिस्से हैं एक्चुअली जो मैंने आपको बता दिए. और ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन की बात करें, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. यहाँ पे d क्या है? व्हाट इज d? d इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी एटॉमिक लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम d कहते हैं. और थीटा क्या है? हमने पता है जी कि जैसे ही हम एक्सरेज फॉल करवाते हैं कि सैंपल के ऊपर कुछ एक्सरेज जो है वो गुजर जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं, और कुछ रेज रिफ्लेक्ट होती हैं. तो जो एंगल बनता है बिटवीन द ट्रांसमिटेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज 2 थीटा. तो यहां से हम फिर थीटा जो है वो निकाल सकते हैं. एंड व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन. अगर ऐसे है कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न में आपको सिर्फ एक ही पीक मिल रही है तो फिर ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन होगा 1. ठीक है, अगर ऐसे है कि आपको दो पीक्स मिल रही हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न में तो फिर हम n की वैल्यू लेंगे 2. ओके, तो n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 so on. एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज. तो लैम्डा क्या है? उन एक्सरेज की वेवलेंथ है जिनको हमने इंसिडेंट करवाया है उस सैंपल के ऊपर. ओके, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. अब इससे आगे चलते हैं. ओके, इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं. इंटरप्रिटेशन, वजाहत हम इसकी पढ़ेंगे थोड़ी सी. अब ठीक है, हम ये तो कहते हैं कि एक्सरेज आती हैं और उससे जो है वो किसी भी एटम से जो है वो टकराने के बाद कुछ ट्रांसमिट और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन जस्ट सरफेस तक है. अगर हम इसकी एक्चुअल देखें तो वो कुछ इस तरीके से है कि एक्सरेज जो है जब किसी एटम से टकराएंगी तो एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उन एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जज़ब कर लेंगे और फिर वो एक्साइट हो जाएंगे, यानी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. हमें पता है दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक कौन सी होती है हमारे पास? एक्साइटेड स्टेट. तो जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो एक्सरेज आ रही हैं तो यहाँ पे जो एटम ग्राउंड स्टेट में खड़ा है, जब ये एटम इन एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? ये एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. थोड़ी देर वहां स्टे करने के बाद जैसे ही ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिर ये दोबारा से एक्सरेज को इमिट करेगा. ओके, तो इट मींस होता क्या है कि जैसे एक्सरेज किसी एटम के ऊपर पड़ती हैं, सबसे पहले उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उन एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं.
जैसे ही वो डी एक्साइट होते हैं, दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो फिर वो दोबारा से एक्सरेज इमिट करते हैं जो हमें नजर आती हैं। ओके, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए कह देते हैं कि भाई एक्सरेज आई हैं और टकरा के वापस गई हैं, ऐसा होता नहीं है। एक्सरेज पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो उन एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उनको इमिट करते हैं, जिनको डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है। ओके, तो ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को बनाया, यहाँ पे मैंने 2 एटॉमिक लेयर्स शो करवाई है, कि ये एटॉमिक लेयर है, ये एटॉमिक लेयर है। रे 1 पहली एटॉमिक लेयर के किसी एटम से टकरा के और रिफ्लेक्ट हो गई, रे 2 जो है वो दूसरी लेयर से टकराएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी। अब होगा क्या कि जो इंसिडेंट रे आ रही है उसको भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस पाथ जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको भी रे 1 की निस्बत एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो इन दोनों रेज में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वो कितना होगा वो हम देखेंगे जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया है कि इस एटम से इस रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ओके, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए का। फिर मैंने क्या किया, एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया इस एटम से इस रे के ऊपर, और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी का। एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया इस एटम से इस एटम तक, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी का। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ इक्वल होगी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी के। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर इसको डी का नाम दे दिया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको मैंने नाम दिया थीटा का। हमें पता है थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ओके, और अब ये जो रे आ रही इंसिडेंट रे, इसको जो पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है, हम कह सकते हैं कि दैट इज ए बी। और जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको रे 1 की निस्बत जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है दैट इज बी सी। ठीक है, तो टोटल जो रे 2 है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है, एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रेवल कर रही है रे 1 की निस्बत, वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और यही पाथ डिफरेंस होगा रे 1 और रे 2 में। ओके, हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। मैंने पहले कहा कि एक्सरे डायफ्रैक्शन तब होती है अगर वेवलेंथ, इन एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के कंपेरेबल अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तो तब एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है वो अकर होगी। ओके, और ब्रैगसला कहता है कि अगर ऐसे है कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे is equal to the interatomic distance, then there will be constructive interference। तो फिर वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, बल्कि वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन फिर लिखी है सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, अब पाथ डिफरेंस रे 1 और रे 2 में कितना है, तो वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज ए बी प्लस बी सी। अगर ए बी प्लस बी सी ये पाथ डिफरेंस है, ये वो पाथ है जो रे 2 को एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है रे 1 की निस्बत, तो यही हमारा पाथ डिफरेंस है बिटवीन द रे 1 एंड रे 2। ओके, अब ये भी पाथ डिफरेंस है और ये भी पाथ डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा एन लैम्डा के। ओके, अब फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट AB is equal to the BC, कि ये जो पाथ है ये AB ये BC पाथ के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ AB is equal to BC। तो मैं इसी को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, AB वैसे ही आ गया, प्लस BC की जगह मैंने AB को लिख दिया, क्योंकि ये इक्वल है, is equal to n lambda AB plus AB it is equal to the 2AB is equal to n lambda। मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा सबसे पहले। अब हमें AB की वैल्यू चाहिए, ये मेरे पास जो AB है, हम इस AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले we know that sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse। अब इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB। ओके, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह लिखा AB ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है D, तो मैंने हाइपोटेन्यूस की जगह लिखा D। ओके, तो ये D डिवाइड करा के मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, D sin थीटा इज इक्वल टू AB। अब D sin थीटा इज इक्वल टू AB की ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 में, तो 2 वैसे ही आ गया जी। AB की जगह मैंने लिख दिया D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा भी वैसे ही आ गया।
तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। ये वही वाली इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था। और मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे d क्या है, d इज द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। थीटा हम कैलकुलेट करते हैं, जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है जब एक्सरेज को, तो वहां से हमें जो एंगल मिलता है 2 थीटा, उसकी हेल्प से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज द ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, कि अगर हमें एक वेव मिल रही है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, अगर 2 वेव्स मिल रही है तो n इज इक्वल टू 2 होगा। लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं। ब्रैग्स लॉ, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्रैग्स लॉ वाज प्रपोज्ड बाय अ फादर एंड सन, W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग। और फिर हमने देखा कि ब्रैग्स लॉ के दो हिस्से हैं कि जब एक्सरेज इंसिडेंट होती हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, स्कैटरिंग एंगल के। और दूसरा पार्ट ये है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज इक्वल टू द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, then there will be constructive interference, there will be no destructive interference। आपको जो पैटर्न मिलेगा वो भी सारी बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ही मिलेगा। खैर थोड़ी थोड़ी इसमें होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बहरहाल तो ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि इसकी इक्वेशन क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, d इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस है। ओके, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है इंसिडेंट एक्सरेज की। फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी जो है वो डेरिवेशन करके दिखाई। ओके, आई होप आप लोगों को जो है ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।